हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर की संरचना के बारे में, तो उसी के आगे हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि अगर हम लोगों को किसी मैटर या कह लो पदार्थ के बारे में पढ़ना है तो हम लोगों को उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, और हमने वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी चीज़ें समझा दी थी। ठीक है, हमने वहाँ पर आपको बताया था कि मान लो जैसे लोहा होता है, लोहे को पानी में डालने पर क्या होता है, उसमें जंग लगता है। और इसी जगह पर आप सोडियम लीजिए और सोडियम को अगर पानी में डालेंगे तो विस्फोट होता है। ठीक है, या अगर हम इस प्लास्टिक के मार्कर को पानी में डालेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं आएगा। या अगर हम लोग कागज को पानी में डालेंगे तो कागज गल जाएगा। मतलब हम लोग सिंपल सा अगर आपको समझाएं तो ये दुनिया में सब चीज़ पदार्थ है और जितनी भी चीज़ें सब पदार्थ है ना। तो अगर हम मार्कर भी पदार्थ है, इसको पानी में डालना है तो कुछ नहीं हो रहा। कागज पदार्थ है, कागज को पानी में डालना है तो गल जा रहा। मतलब कि सब चीज़ अगर पदार्थ है तो हमको रिजल्ट अलग अलग क्यों मिल रहा है ना, रिजल्ट अलग अलग मिल रहा है हमको। सोडियम को पानी में डालने पर दग जा रहा, आयरन या लोहे को डालने पर उसमें जंग लग जा रहा, प्लास्टिक को डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कागज को डालने पर वो गल जा रहा। मतलब हम लोग एक्चुअली में डाल तो रहे पदार्थ ही को, लेकिन रिजल्ट अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसकी वजह से हो रहा था, हमने वहां पर आपको बताया था कि जो पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ दुनिया का, ठीक है, वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। तो सबके परमाणु अलग अलग होते हैं, समझ गए ना। इसके परमाणु कुछ अलग अलग होंगे, उसके परमाणु कुछ अलग अलग होंगे, इसी वजह से हमको रिजल्ट अलग अलग मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर किसी मैटर के बारे में हम लोग को पढ़ना हुआ या किसी पदार्थ के बारे में पढ़ना हुआ तो हम लोगों को उसके एटम, उसके परमाणु के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आज यही इस पूरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ एटम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसकी जितनी पुरानी थ्योरी थी वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई, ठीक है, एटम के लिए, एटम माने परमाणु के लिए जो सबसे पहले थ्योरी आई थी वो किसने दी थी? डाल्टन ने। ठीक है, सन 1808 ईस्वी में डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है, उस थ्योरी को हम लोग जानते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मॉडल या थ्योरी के नाम से। ठीक है, इसके पहले भी बहुत से साइंटिस्ट आए थे। जैसे सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में लगभग 400 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस। ठीक है, तो डेमोक्रिटस भी थे, या अपने देश के महर्षि कणाद थे। ठीक है, अरस्तु सब लोगों ने नाम सुना होगा। मतलब इनके पहले भी बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट आए थे, लेकिन हम लोगों को उनका नहीं पढ़ना है, हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है? डाल्टन्स की एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, मतलब सबसे पहला, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने एटम से रिलेटेड कोई मॉडल प्रपोज किया था, तो वो थे डाल्टन। कब प्रपोज किए थे? 1808 ईस्वी में। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा था ये देखते हैं कि डाल्टन ने क्या कहा था। तो डाल्टन ने कहा था, सबसे पहली चीज लिखते हैं कि पदार्थ या कह लो मैटर, पदार्थ जो है पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। अब देखिए डाल्टन ने सबसे पहले क्या कहा था कि कोई जो पदार्थ है समझिए हमारी बात, डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई पदार्थ है वो छोटे छोटे अविभाज्य, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डाल्टन ने क्या कहा था? अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो मतलब डाल्टन क्या चाह रहे हैं? मान लो कोई मैटर है या कोई पदार्थ है, पदार्थ माने क्या? कोई मैटर, जैसे ये पदार्थ है। तो डाल्टन क्या कह रहे हैं कि ये कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। लेकिन वो कैसे कण है? वो अविभाज्य कण है। मतलब ये जो छोटा सा कण है ना, ये अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब है, अगर इंग्लिश में बोले तो इनडिविजिबल या अविभाज्य का मतलब होता है कि अब हम लोग उसके और टुकड़े नहीं कर सकते या और भाजित नहीं कर सकते। मतलब डाल्टन हमको कहना क्या चाह रहे हैं? डाल्टन हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैटर का
किसी भी पदार्थ है, पदार्थ किसी पदार्थ के अंदर जो छोटा कण है ना वो बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा है, मतलब जो अब अविभाजित नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग और भाजित नहीं कर सकते। और उस छोटे से कण को उन्होंने क्या बोला है, परमाणु बोला है। ठीक है, समझ गया ना, पहली चीज उन्होंने क्या बोली। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, दूसरी चीज बोली उन्होंने, पहला तो चीज ये बोली, दूसरी चीज बोली कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। डाल्टन ने यहाँ पे दूसरी बात क्या कही कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। ठीक है, देखिए इस छोटी सी बात को हम समझाने के लिए आपको थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती, जैसे मान लो एक रासायनिक अभिक्रिया हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने आपको पढ़ाई भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि अगर कोई एसिड ले लो, मान लो हम लोगों ने ले लिया HCl और कोई बेस ले लो, मान लो हम लोगों ने ले लिया बेस की जगह पे NaOH। ये रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक अम्ल है, ये एक क्षार है, या इंग्लिश में कह दो एसिड है, बेस है। जब किसी एसिड को बेस से मिलाते हैं तो साल्ट बनता है, साल्ट माने नमक, तो NaCl बन जाएगा। नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl, साल्ट बनता है, ये साल्ट है, और पानी बनता है। ठीक है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे पहले हम आपको रासायनिक अभिक्रिया समझाना चाह रहे हैं। जैसे सुनो, आप लोगों ने कभी देखा रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि मतलब किसी दो रासायनिक पदार्थ को मिलाओ और एक नया रासायनिक पदार्थ बनाओ, समझ गए ना। कोई पूछे आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या बताओगे कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि अगर किसको मतलब कोई भी रासायनिक पदार्थ मिलाओ और उससे नया रासायनिक पदार्थ बनाओ। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एसिड को बेस में मिलाया तो नया रासायनिक पदार्थ बनाया, क्या, साल्ट और पानी। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा है कि नमक और पानी मिलाने से एसिड और बेस बना है? नहीं बना ना। अगर मान लो नमक और पानी को मिलाएं और उससे अम्ल बन जाए तो ये तो काफी खतरनाक होता है। ये क्या है, अभी हम सब चीजें आपको बता चुके हैं, यहाँ पे फिर से बता देना। ये एक प्रबल अम्ल है। क्या है ये, एक प्रबल अम्ल है, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग एसिड है। अगर ये हमारी त्वचा पे पड़ेगा तो हमारे शरीर जला देगा। लेकिन त्वचा पे पड़ेगा तो ये जला देगा। तो लेकिन होता क्या है कि अगर हम लोग नमक को पानी में मिलाते हैं तो हम लोग को ना प्रबल अम्ल मिलता है ना ये प्रबल क्षार भी होता है, प्रबल क्षारक। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको मिलाओगे तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। मतलब अगर नमक पानी को मिलाओगे तो सिर्फ नमक पानी ही रहेगा। ठीक है, तो अगर इसको मिलाने से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो सिंपल से पहली बात आप समझ लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया इसमें क्या होगी, नहीं होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी चीज को मिलाओ उससे नया चीज बनाओ, तो एक रासायनिक अभिक्रिया हो। ठीक, तो एक चीज और समझिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस पर कुछ नियम लागू होते हैं। हमारी बात समझ रहे हैं ना। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस पर कुछ नियम लागू होते हैं। वो नियम हम लोग को पढ़ने हैं। वो नियम क्या है, ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, ये लाइन को समझाने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि मान लो कोई पहले रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझ गए, किसी चीज को मिलाओ नया चीज बनाओ। ठीक अच्छा, उसके बाद हमने क्या बताया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नियम होते हैं, मतलब उस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे मान लो पहला नियम जो हम लोग पढ़ते हैं वो होते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, देखो स्टार्टिंग में जो चीज हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये लिया था। जब इसको मिला दिया तो क्या बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या लिया था, ये। तो जो स्टार्टिंग में लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, या कह लो अभिकारक। ठीक है,
अभिकारक कह लो। और जो रिएक्शन मिलाने के बाद, जो अब रिएक्शन करने के बाद जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या कह लो उत्पाद। मैं बात समझ गए? अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि स्टार्टिंग में जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा, स्टार्टिंग में जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा, वो बराबर होगा किसके? उत्पाद के द्रव्यमान के। उत्पाद के द्रव्यमान की। हमारी बात समझ गए? मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन है, ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो जितना आप अभिकारक लेंगे, मान लो अभिकारक आपने लिया 50 किलोग्राम, ठीक है, अभिकारक का द्रव्यमान जितना होगा, तो बाद में रिएक्शन करने के बाद जो बनेगा उसका भी द्रव्यमान कितना होना चाहिए? कुल मिला के 50 किलोग्राम होना चाहिए। हमें बात आप समझ रहे ना? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे ये कहता है कि स्टार्टिंग में आपका जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा, मतलब जो स्टार्टिंग में आप लेते हो, और बाद में जो इनसे मिलाने के बाद जो बनता है, मतलब प्रोडक्ट का जो द्रव्यमान होगा, दोनों बराबर होगा। समझ गए? अब ध्यान से ये हम आपको बता क्यों रहे हैं ये समझिए। पहली चीज ये आप सब लोगों को पता होगा कि जो परमाणु होता है, परमाणु माने किसी भी एटम का जो एकदम छोटा छोटा कण होता है, वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब परमाणु जो है वही क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। हमारी बात एक सुनिए, अभी इसका मतलब और समझाएंगे और अच्छे से बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अभी बात समझिए कि जो परमाणु मतलब ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो परमाणु भाग लेके, तो आप समझ गए ना? अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी कर लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोग समझ रहे होंगे ये एक यौगिक है, तो हाँ भैया ये एक यौगिक है। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। यौगिक का मतलब क्या होता है कि जब ये दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उनको हम लोग यौगिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी बात आप समझिए, यहाँ पर जो HCl है ना, तो ये HCl बना कैसे है? HCl बना है हाइड्रोजन के एक छोटा सा एटम है और ये क्लोरीन का एक एटम है। मतलब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम आके मिल गए, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे और एक्स्ट्रा समझिए, हम क्या कह रहे हैं? हमेशा परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब परमाणु ही हमेशा जुड़ते हैं किसी दूसरे से, ठीक है। तत्व नहीं जुड़ते हैं कि मतलब हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन तत्व नहीं जुड़ेगा। हाइड्रोजन तत्व के जो छोटे छोटे उसके परमाणु होंगे वो आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तत्व वगैरह का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे ना, तो हमारी बात आप समझिए। मतलब ये HCl कैसे बना होगा हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन आया होगा और यहाँ पे क्लोरीन आया होगा, तो बना होगा HCl। यही तो कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या आया होगा? हाइड्रोजन का एक परमाणु आया होगा, क्योंकि परमाणु ही अभिक्रिया करते हैं, परमाणु ही आपस में जुड़ते हैं। तो मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु आया होगा, क्लोरीन का एक परमाणु आया होगा, तो बनाया होगा HCl, ठीक है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि हाइड्रोजन का एक तत्व, हाइड्रोजन तत्व आया यहाँ पर क्लोरीन तत्व आया, आपस में जुड़ गया, क्योंकि तत्व नहीं जुड़ते हैं। तत्व के अंदर जो छोटे छोटे एटम होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, समझ गए ना? तो मतलब हाइड्रोजन का एक एटम माने परमाणु, क्योंकि परमाणु ही क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो परमाणु जुड़ेगा, हाइड्रोजन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु जुड़ के क्या बना लिया? HCl बना लिया। इसी तरह इसमें सोडियम का एक परमाणु आया होगा, OH का एक परमाणु आया होगा, बस आपस में से जुड़ गए होंगे, ठीक है। एक बात इतनी समझ गए कि नहीं कि परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो हम ये बता क्यों रहे हैं? अब समझिए हम बता क्यों रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लो हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए, ये तो है, फिक्स है। मतलब अगर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या, तो हमने क्या बताया? ये रासायनिक अभिक्रिया का नियम है। ये हम क्या बता रहे हैं आपको? ये हम बता रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के नियम, रासायनिक अभिक्रिया के नियम। हमने क्या बताया था? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके कुछ नियम कायदे होंगे, उसी के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो पहला नियम क्या बताया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जितना अभिकारक का द्रव्यमान उतना उत्पाद का द्रव्यमान। तो ये हो कैसे रहा है? अब समझिए, आप एक बात समझिए कि मान लो यहाँ पे HCl था, तो यहाँ पे HCl का क्या है? एक यौगिक है। आप ये नहीं कहेंगे हाइड्रोजन का एक तत्व है, क्लोरीन का एक तत्व है, आपस में जुड़ के HCl बना लिया तो बन गया यौगिक। नहीं, ये यौगिक तो है, लेकिन हाइड्रोजन का एक एटम आया है यहाँ पे, क्लोरीन का एक एटम आया है, ठीक है। अच्छा, एटम माने परमाणु, तो ये जुड़ गए। अब देखिए ध्यान से होता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु ना तो बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं। ये जानते हो?
परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, मतलब जितने हैं उतने ही रहते हैं। कुल मिलाकर ये कहना क्या चाह रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कोई नया परमाणु नहीं बनता है या वो जो परमाणु है वो नष्ट नहीं होता है। अगर सुनो, मान लो यहाँ पर ClH के H कितना है, एक परमाणु है, क्लोरीन में कितना, एक परमाणु है, ठीक है। और मान लो इन दोनों को मिला दिया, अब जो हमारा बना वहां पर H के दो परमाणु हो गए। मान लो H के यहाँ पे देखो H कितने हैं, शुरुआत में H के देखो कितने परमाणु है, 1 2, यहां पर भी कितने हैं, 2 है ना। और मान लो हम करें गलती से यहां पर हो जाए 3, 2 की जगह यहां पे हम कर दिए 3 मान लो। अब क्या होगा, अब देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, एक नया परमाणु बन जा रहा है। यहां पर 2 थे, यहां पर 3 हो गया। अब ध्यान से सुनो, मैं बात ध्यान से सुनो। मान लो इसका शुरुआत में द्रव्यमान 50 किलोग्राम था, तो क्या अभी भी इसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम होगा? नहीं होगा। क्यों? देखो ध्यान से देखो, शुरुआत में देखो इसके पास एक क्लोरीन का परमाणु था, इधर भी क्लोरीन का परमाणु है, मतलब इधर क्लोरीन का अगर भार मान लो x है तो इधर भी जो क्लोरीन है इसका भी भार x है, क्योंकि इधर भी 1 है इधर भी 1 है। इधर एक Na है, मान लो इसका भार कितना है, y है, तो इसका भी भार कितना है, y है, ठीक है। यहाँ पर एक O है, यहाँ पर भी एक O है, तो O का मान लो भार यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया Z, तो इधर भी एक O है तो इसका भी भार Z आएगा। और यहाँ पर एक H है, मान लो इस H का भार कितना, एक H का भार है M, एक H का भार कितना है M, लेकिन यहाँ पर कितने H है, 3M, यहाँ पर कितने H है 3, तो इसका टोटल भार कितना हो जाएगा 3M। अब ध्यान से देखो, इन सबको जोड़ो, स्टार्टिंग में इनका भार कितना था, M प्लस M हो जाएगा 2M प्लस X प्लस Y प्लस इसका Z। अब इसका भार देखो कितना आएगा, इसका भार आएगा y प्लस x प्लस 3m प्लस z। अब ध्यान से देखो, यहां पर x x बराबर है, y y बराबर है, z z बराबर है, लेकिन देखो यहां पर 2m है, यहां पर 3m है, मतलब अब इस उत्पाद का जो द्रव्यमान होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समझ गए ना, मतलब हम कह रहे हैं कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया एटम बनेगा, एक्चुअली में जानते हो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में एटम बनते नहीं है। अगर बनेगा एटम, कोई मान लो यहां से यहां जाते हुए कोई एटम बन गया है, तो वो द्रव्यमान संरक्षण नियम को फॉलो करेगा ही नहीं। जबकि क्या करना चाहिए, उसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो करना चाहिए। समझ गए ना, अगर कोई एटम बनेगा यहां से यहां पर जाते हुए, तो इसका प्रोडक्ट का जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए, जितना अभिकारक का द्रव्यमान हो उतना उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। समझ रहे ना हमारी बात। अगर मान लो यहां से यहां जाते टाइम कोई परमाणु नष्ट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, जैसे मान लो यहाँ से Cl था, यहाँ पे जाते हुए Cl खत्म हो जाए, तो अब इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl था, इसका जोड़ेंगे तो ज्यादा आएगा, इसका जोड़ेंगे कम आएगा, क्योंकि इसमें से Cl चला गया है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर डाल्टन कहना क्या चाह रहे थे, डाल्टन बताना चाह रहे थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को डाल्टन बताना चाह रहे थे। समझ गए ना, डाल्टन ये बात कहना चाह रहे थे कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करेगी। समझ गए ना, समझ गए। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, उत्पाद का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कि ये इशारा कर रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु बनेगा ना तो कोई परमाणु नष्ट होगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए ना, और ना ही नष्ट होते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज यहाँ पर हम आपको बता दें, जो रिएक्शन अभी हमने लिखी थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, HCl लिखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा था, बनाया था हम लोगों ने NaCl और प्लस वाटर। तो जानते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें से परमाणु जो है अरेंज हो जाते हैं। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, एक सोडियम है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। ये बड़े होकर और अच्छे समझ में आएगा कि सोडियम जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, क्लोरीन जो होता है एक नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव वाला भागता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर Na और Cl एक तरफ आ गए, और यहाँ पर जो OH था वो इसके साथ आ गया, इस H के साथ, तो इधर बना लिया पानी। समझ गए ना, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एटम बन नहीं रहा है कि यहाँ पर एक Cl था तो यहाँ पे 2 Cl आ जाएगा ना, सिर्फ अरेंज होते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं आपस में। समझ गए ना, तो कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एटम ना तो बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं, सिर्फ अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और ये किस नियम को फॉलो कर रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो नहीं फॉलो करेंगे तो उत्पाद का द्रव्यमान कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए।
समझ गया ना। अच्छा, तो डाल्टन यही बात हम लोगों को बता रहे थे कि एटम ना तो बनते हैं ना तो नष्ट होते हैं किसी रासायनिक अपक्रिया में, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई कि किसी तत्व के सारे परमाणु सेम होते हैं। तत्व का मतलब सब लोग जानते हैं, तत्व का मतलब क्या, तत्व का मतलब ऐसे पदार्थ जिनको हम लोग भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा, भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा नष्ट नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर, बहुत बार बता चुके नष्ट नहीं कर सकते पदार्थ। तत्व क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग चाहे भौतिक क्रिया करो मतलब उसको जलाओ तुड़ाओ फोड़ो, या रासायनिक क्रिया करो मतलब किसी केमिकल वगैरह में डालो, तो वो नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, या विभाजित नहीं होते हैं, समझ गए ना। जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है, तो ऑक्सीजन को तुम कुछ भी उसके ऊपर भौतिक क्रिया करा लो, चाहे उसको किसी केमिकल में डाल दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा, इसलिए ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, ठीक। तो उस पदार्थ को हम लोग तत्व बोलते हैं जो भौतिक रासायनिक क्रिया कराने पर नष्ट नहीं होते। अब डाल्टन साहब क्या करें कि किसी तत्व है, मान लो हमारे पास कोई एक तत्व है, ये एक तत्व है, हम लोगों ने इसका सोडियम है, मान लो ये सोडियम का एक तत्व है, तो कह रहे हैं मान लो किसी तत्व के जो सारे परमाणु होते हैं, तो कोई तत्व है, तत्व भी क्या होगा, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनता है। लो, तो ये क्या कह रहे हैं, किसी तत्व के जो सारे परमाणु हैं, जैसे ये सब छोटे छोटे क्या है इसके परमाणु हैं, ये सारे परमाणु क्या होते हैं, एकदम सेम होते हैं, समझ गए ना। तो यही बात ये कहना चाह रहे हैं, ये बात समझ गए ना कि किसी तत्व के सारे परमाणु जो होते हैं सारे सेम होते हैं, ठीक है, समझ गए, तत्व का मतलब भी समझ गए। अच्छा और चौथी चीज उन्होंने क्या बताई थी, चौथी चीज जैसे यहाँ पर कि जो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा था, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सी चीजें उन्होंने बताई कि जैसे किसी तत्व के सारे परमाणु सेम होते हैं और अलग अलग तत्व के सारे परमाणु अलग अलग होते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग तत्व ले लो आप, एक मान लो ले लिया हम लोगों ने सोडियम, ये सोडियम है मान लो, एक में हम लोगों ने ले लिया आयरन, एक में हम लोगों ने ले लिया कोबाल्ट, तो ये सब अलग अलग तत्व हैं। तो देखो पहली लाइन में क्या कहे थे कि सोडियम के अंदर के जो सारे एटम होंगे वो सेम होंगे, आयरन एक तत्व है, इसके अंदर के सारे एटम क्या होंगे, सेम होंगे। कोबाल्ट एक तत्व है, इसके अंदर के सारे एटम क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अलग अलग तत्व, ये सब अलग अलग तत्व है, अलग अलग तत्व के जो एटम होंगे, मतलब इसका एटम, ये इसका एटम और ये इसका एटम, ये सब अलग अलग होंगे, समझ गए ना। एक तत्व के सारे एटम सेम, इस तत्व के इसके सारे एटम सेम, इस तत्व के इसके सारे एटम सेम, लेकिन अगर इन तत्व के एटम इन तत्व के एटम इन तत्व के एटम को देखेंगे तो ये सारे एटम अलग अलग होते हैं, यही उन्होंने कहा था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, ये तो हम लोग सबको पता था, स्टार्टिंग मॉडल 1808 में दिया था, ठीक है। तो इनके परमाणु मॉडल से हम लोगों को कई चीज़ें हम लोग को जानने को मिली एटम के बारे में, लेकिन ये सारी चीज़ें सही तो थी नहीं। मतलब देखो डाल्टन एटॉमिक मॉडल के बाद बहुत एटॉमिक मॉडल है ना, एक जे थॉमसन ने अपना मॉडल प्रपोज किया था, फिर रदरफोर्ड का मॉडल, फिर नील्स बोर का मॉडल, फिर सोमरफील्ड का मॉडल, बहुत लोगों का मॉडल आया। तो मतलब इनका मॉडल सही नहीं था, इसीलिए आगे खुद ढेर सारे मॉडल आए। इनका मॉडल क्यों नहीं सही था, इनका मॉडल क्यों नहीं सही था, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से तो मिलकर बनता है, तो सबसे पहले ही सबको पता था। लेकिन इन्होंने जो यहाँ पर अविभाज्य बोल दिया था, अविभाज्य का मतलब है कि वो इतना छोटा कण था कि अब उसको और विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन सोच रहे थे और उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में वो चीज़ें बताई भी, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं हुई, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हुआ इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि जो छोटा सा परमाणु है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस छोटे से एटम के अंदर होती हैं। मतलब अगर हम लोग इस एटम को तोड़ना चाहें तो इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, प्रोटॉन में टूट जाएगा और न्यूट्रॉन में टूट जाएगा। तो मतलब जो तुम्हारा परमाणु है वो अविभाज्य नहीं भाज्य है। तो ये बात इनकी गलत हो गई थी, बाकी ये वाली बात भी इनकी सही थी।
एक आध दो बात इनकी कुछ सही थी, कुछ गलत थी। मतलब जो इनका देखो, कोई पूछेगा डाल्टन के परमाणु मॉडल में डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था, तो आप लोग ये बताओगे, ठीक है। अगर पूछेंगे उसमें कौन कौन सी गलती थी, तो गलती एक थी कि उन्होंने अविभाज्य कण बोल दिया था, और इसमें भी थोड़ी बहुत गलती थी, इसको हम लोग बाद में जब बताएंगे, जब हम आपको आइसोटोप्स आइसोबार्स वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, ठीक है।